ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कोयला। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कोयला। ओके, तो सबसे पहले कोयले के बारे में जान लीजिए कि यह एक परंपरागत शक्ति का स्रोत है। क्लियर है? मैं यहीं पर आपको लिख देता हूं ताकि आप आराम से समझ सकेंगे। ये परंपरागत स्रोत है, यानी कि ट्रेडिशनल सोर्स है। कॉन्वेक्शनल, आप कॉन्वेंशनल भी सोर्स भी कह सकते हैं, आप इसको ट्रेडिशनल सोर्स है या कॉन्वेक्शनल सोर्स है। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब ये परंपरागत स्रोत है और फिर याद रखेंगे कि ये जो है नॉन रिन्यूएबल भी है, यानी अनवीकरणीय है। मतलब है कि नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर है? हम इसे दोबारा नहीं बना पाते तो हम इसे नॉन रिन्यूएबल कह देते हैं। क्लियर हो चुका है? तो बस आपको इस बात को अच्छे से समझना है कि कोयला पहले तो ये एक ट्रेडिशनल सोर्स है और ट्रेडिशनल यानी कॉन्वेक्शनल सोर्स है, और कॉन्वेक्शनल सोर्स होने के साथ साथ ये नॉन रिन्यूएबल है। आप इसको दोबारा नहीं बना सकते। देखिए, पहले एक बात को समझिए कि ये दोबारा नहीं बना सकते में ये दोबारा क्या है। देखिए, दोबारा का मतलब है कि आज मैंने कोयला यूज कर लिया और फिर मुझे इन फ्यूचर कोयले की जरूरत हुई, तो ऐसा नहीं है कि आपको जब जरूरत हुई तो आपको तुरंत कोयला मिल गया। आपको रुकना होगा। नेचर एक वक्त लेगी, फिर हजारों लाखों वर्ष लेने के बाद फिर कोयले को तैयार करेगी, तब आपको मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें जरूरत है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको नेचर उसी समय एट ए टाइम ये चीज प्रदान करे। क्लियर हो चुका? तो याद रखना है कि ये पारंपरिक स्रोत है और अनवीकरणीय स्रोत है। अच्छा, अब भारत में कोयला ही शक्ति का प्रमुख साधन है। क्लियर है? कोयले के बारे में याद रखिएगा कि कहा यह गया है कि भारत में कोयला ही शक्ति का प्रमुख साधन है, मेन मीडियम है। याद रखना है कि कोयला ही शक्ति का प्रमुख साधन है और कुल बिजली के उत्पादन में अगर आप कोयले की बात करेंगे तो लगभग 44%, देखिए बच्चे, 54% इलेक्ट्रिसिटी हमें कोयले से ही मिलती है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कोयले के लिए याद रखेंगे कि ये परंपरागत स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत है और प्रमुख साधन है, और लगभग 54% इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो हम कोयले से ही प्राप्त करते हैं। क्लियर हो चुका? अच्छा, भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना कोयला है। ये मैं फिर से आपको बता देता हूं, मैंने पहले ही बताया है कि भारत का 98% जो कोयला है वो गोंडवाना कोयला है, और महज 2% जो कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला मतलब टॉप क्वालिटी का कोयला है। एंथ्रासाइट क्या होता है? वो टॉप क्वालिटी का कोयला है, और गोंडवाना जो कोयला है वो थोड़ा डाउन का कोयला है। क्लियर हो चुका है? तो आप इस बात को याद रखिएगा कि भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना कोयला है और 2% कोयला जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है। क्लियर हो चुका है? चलिए, और ये एंथ्रासाइट कोयला है, जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि टर्सरी कोयला है, तृतीयक युगीन कोयला है। ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं कि 2% एंथ्रासाइट कोयला है जो कि आपको टर्शियरी एज का कोयला है, टर्शियरी पीरियड का कोयला है। ये मैं आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कोयले के प्रमुख प्रकारों के बारे में बता दूं कि कौन सा टॉप क्वालिटी का कोयला है और कौन सा लो क्वालिटी का कोयला है। चलिए, तो हम पहले कोयले के प्रकार को भी देख लें। यहाँ पर ये देखिए कोयले का प्रकार। ठीक है? तो नंबर 1 जो कि टॉप क्वालिटी का कोयला है, हम उसे कहते हैं एंथ्रासाइट कोयला। क्लियर है? देखिए, नंबर 1 का मतलब ही हो गया कि ये टॉप क्वालिटी का कोयला है, और जो टॉप क्वालिटी का कोयला है हमने उसी का क्या नाम दिया है? एंथ्रासाइट कोयला। और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 85 से 95% होती है। अगर आप इसमें कार्बन की मात्रा देखेंगे तो कार्बन की मात्रा 85% टू
95% तक कार्बन की मात्रा है। यानी ये जलने पर धुआं कम देगा और ताप बहुत देगा। याद रखना है कि ये धुआं कम और ताप ज्यादा, यानी कि ये उच्च ताप देगा, धुआं बहुत कम देगा। और ये जो 2% कोयला है वो यही एंथ्रासाइट कोयला है, टर्सरी कोयला है, और ये जनरली आपको जम्मू कश्मीर में ये मिलता है। क्लियर है? मैं आपको बता दूं कि ये जनरली कहाँ मिल रहा है। ये आपको मिल रहा है JNK में। आज तो यूटी बन चुका है, तो पहले जो JNK था वहीं पर ये आपको मिल रहा था। चलिए, क्लियर हो चुका। अच्छा, अब अगर दूसरी क्वालिटी पर हम आते हैं तो दूसरी क्वालिटी को हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं। ये सेकेंड क्वालिटी होगी बिटुमिनस कोयला। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग आप ऐसे सोचिए कि लगभग 50 से 70% के करीब है। अगर आप इसमें कार्बन की मात्रा देखेंगे तो 50% से लेकर के 70% है। इसका मतलब है इसकी तुलना में ताप थोड़ा कम हो गया और धुआं क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। क्लियर हो चुका। और भारत का ज्यादातर कोयला जो है यही है, यानी कि ये जो गोंडवाना कोयला है, मैं यहीं पर आपको जोड़ देता हूं कि भारत में ज्यादातर जो कोयला है यही आपको बिटुमिनस कोयला है। ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरा कोयला है हम उसे कहते हैं लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, क्लियर है? इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कोल। इसे हम क्या कह देते हैं? हम इसे भूरा कोयला, ब्राउन कोल भी कहते हैं। क्लियर हो चुका। अच्छा, इसमें कार्बन क्या है, बहुत ही कम है। अगर आप कार्बन की बात करेंगे तो लगभग 30% से लेकर के आपको 50% तक, यानी इसकी तुलना में कम ताप और धुआं फिर ज्यादा। क्लियर? ये देखिए सीक्वेंस है, तापमान कम हुआ तो धुआं क्या हो गया, अपने आप हो गया ज्यादा हो गया। क्लियर हो चुका आपको? यहां तक तो पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चे? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे अंतिम हमारा जो कोयला है वो क्या है, वो है हमारा पीट कोयला है। क्या है? पीट कोयला। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं आपको लिग्नाइट का कुछ एरिया बता दूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे तमिलनाडु में नेवेली है, बीकानेर में पलाना है, लखीमपुर असम में, करेवा कश्मीर में, तो यहाँ पर ये मिलता है। तो खैर मैं आपको उस लिस्ट में बता ही दूंगा। चलिए, अब इसके बाद लिग्नाइट कोयला के बाद अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला कोयला जो है बच्चे वो क्या है, हमारा पीट कोयला है। क्लियर है? देखिए, पीट का मतलब है कचड़ा कोयला, कह सकते हैं निर्माणावस्था, अंडर कंस्ट्रक्शन। निर्माणावस्था मतलब ये हो गया कि पीट कोयला अभी अपने निर्माण के फेज में है, अपने निर्माण की अवस्था में है, बनने के फेज में है। क्लियर हो चुका है? इसमें लकड़ी बहुत होता है। क्या होता है? इसमें लकड़ी के अंश होते हैं, क्योंकि ये कचरा, इसे कचरा भी कह देते हैं। तो हमने क्या देखा, इसमें आपको लकड़ी के अंश मिलेंगे। क्लियर है? अब ये पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ये कोयले के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट है, पीट कोयला। क्लियर हो चुका? चलिए, अब हम देखते हैं भारत के कौन कौन से प्रमुख जो कोयले हैं उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप समझ चुके हैं। ओके, देखिए मैं बोर्ड के साइड इसलिए हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को नोट डाउन कर सके, लिख सके। सबसे पहले अगर हम गोंडवाना कोयले की बात करें, देखिए जीसी मतलब है गोंडवाना कोल, तो ये गोंडवाना कोल कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लें। तो याद रखिएगा, मैं कुछ खास नदियों का नाम लूंगा, वहां आपको मिलेगा दामोदर, सोन, महानदी, दामोदर,
सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा, पेंच, ये कुछ नदियां हैं। क्लियर है? इन नदियों की वैली में, घाटी में आपको ये सारा कोयला मिलना है, गोंडवाना कोयला। ठीक, अच्छा, अब जो 2% आपका क्या है, टर्शियरी कोल है। ठीक है, तृतीयक युगीन, टर्शियरी का मतलब क्या है बच्चे, तृतीयक युगीन को हम टर्शियरी भी कहते हैं। क्लियर है? अगर हम टर्शियरी कोल की बात करें यानी एंथ्रासाइट कोल की बात करें तो ये पहाड़ी राज्यों में, जैसे मान लीजिए मेघालय, क्योंकि हिमालय का निर्माण टर्शियरी पीरियड में, वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, तो हिमालय में जो कोयला मिलेगा वो ये आपको इसी टॉप क्वालिटी का मिल रहा है। ठीक है, मेघालय, फिर ऊपरी असम, अरुणाचल, अपर असम, ऊपरी असम, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है, और फिर जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक खास क्षेत्र है कालाकोट क्षेत्र, वो मैं आपको यही आप जान लीजिए उसके बारे में भी। कालाकोट जनरली ये खास एक क्षेत्र है। क्लियर है? तो चलिए, हमने ये भी देख लिया कि गोंडवाना कोयला और टर्शियरी कोयला का मेन एरिया क्या है। अब हम यहाँ से कोयले के प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से कोयला का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, कोयला क्षेत्र, कोल एरिया। अब जो कोयला क्षेत्र है उसमें अगर पहला देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट वो है दामोदर वैली, दामोदर घाटी। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा दामोदर वैली, दामोदर घाटी। संचित भंडार में भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्लियर है? याद रखेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। रिजर्व, यहाँ बहुत रिजर्व है। फिर इसे भी भारत का रूर कहते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, भारत का रूर। देखिए, रूर एक जर्मनी में स्थित एक जगह है जो कोयले के लिए बहुत ही फेमस है। इसी के नाम पर क्या कहा गया है कि इसे भी भारत का रूर कहा गया है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसे भूलना नहीं है कि हम इसे ही भारत का क्या कह देते हैं, हम इसे भारत का रूर कहते हैं, दामोदर घाटी क्षेत्र को, दामोदर एरिया को। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका अगर आप एरिया देखेंगे तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है? अगर आप इसके पूरे एरिया की बात करेंगे तो देखिए, JH मतलब झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये पूरा का पूरा दामोदर घाटी का क्षेत्र झारखंड और वेस्ट बंगाल में आ जाता है। और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र और रिजर्व भी बहुत है। अच्छा, झारखंड में अगर झड़िया देखा जाए तो सबसे बड़ा कोयला खनन का क्षेत्र है। अगर आप झारखंड को स्पेशलाइज कर दें तो झारखंड का झरिया याद रखना है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो धनबाद के पास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे ज्यादा कोकिंग कोल यहीं से मिलता है। याद रखेंगे कि भारत का सबसे ज्यादा जो, अगर हम कोकिंग कोल की अगर बात करते हैं कि कोकिंग कोल का मतलब होता है जो भट्टी में डाला जाता है, लोहा वगैरह गलाने में काम जो आता है वो कोकिंग कोल। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा कोकिंग कोल का कोयला भी जो है हमें यहीं से मिलता है। अब इसमें एरिया कौन कौन सा है, चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये सारे नाम। चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, रामगढ़। तो ये आपको सारे इंपॉर्टेंट नाम है और यहां से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है? और अगर आप पश्चिम बंगाल में खास रूप से देखेंगे, अगर आप पश्चिम बंगाल को देखते हैं बच्चे, जैसे ये झारखंड का तो झरिया है, अगर पश्चिम बंगाल वाले को आप ध्यान से देखेंगे तो वो है रानीगंज। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नाम है। ठीक है?
झरिया, रानीगंज। झरिया आपको झारखंड में और रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और ये सारा एरिया जो इंपॉर्टेंट है और आपसे हमेशा ये पूछा जाता रहा है। क्लियर है। चलिए हम दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सोन घाटी। क्लियर। चलिए अब जो सोन घाटी का क्षेत्र है इसमें क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एरिया जनरली इसमें आता है। ठीक है। एमपी एंड यूपी, यूपी पार्शियली, नॉट कंप्लीट यूपी बट पार्शियली। ठीक है, थोड़ा एरिया जो इससे कनेक्ट है, जहां सोन नदी का बेल्ट है। ठीक है, तो एमपी और यूपी का कनेक्ट एरिया, अगर एमपी में हम यहीं पर करें तो सिंगरौली खनन क्षेत्र बहुत ही ज्यादा फेमस है। एमपी का सिंगरौली, ये नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी का सिंगरौली, सिंगरौली जो कि आपको सिद्धि जिले में है। सिद्धि जिला में है। क्लियर है। तो ये सिंगरौली बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सुहागपुर, उमरिया, तातापानी, रामकोला। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन कौन, इसके बाद सुहागपुर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिंगरौली, उसके बाद सुहागपुर, उमरिया, तातापानी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहागपुर, उमरिया, तातापानी, ये सारा का सारा बच्चे कोल का बेल्ट है। फिर रामकोला, रामकोला। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है कि ये एमपी का महत्वपूर्ण, पहले तो सिंगरौली जो सीधी जिले में है, उसके बाद सुहागपुर, उमरिया, तातापानी, रामकोला, ये सब बड़े पैमाने पर हम कोल का एरिया यहाँ पर पाते हैं। चलिए बात आपको समझ में आ गई। हम तीसरे क्षेत्र में चले। तीसरा हमारा एक और भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र वो है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। क्लियर है। यहाँ देखिए महानदी घाटी। क्लियर। अब जो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, इसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा का नाम आता है। इसमें मेनली किसका किसका नाम आता है वो आप पहले जान लीजिए। इसमें आता है नाम छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा का नाम आता है। है और यहाँ पे भी विविध क्षेत्र हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कोरबा, विश्रामपुर, झिलमिली, चिरीमिरी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरबा, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, कोरबा, विश्रामपुर। क्लियर है बच्चे। कोरबा, विश्रामपुर, झिलमिली, चिरमिरी, चिरमिरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोरबा, विश्रामपुर, झिलमिली, चिरमिरी। क्लियर है। और अगर आप उड़ीसा की बात करें तो तालचेर और संबलपुर। अगर हम उड़ीसा की अगर हम बात करें तो मैं यही आपको बता देता हूं, उड़ीसा में तालचेर, ओके, और दूसरा है संबलपुर। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा का पूरा आपको कोयले का क्षेत्र है। क्लियर हो चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तालचेर की बात करेंगे, ये धेन केनाल में है, भूलेंगे नहीं, ये धेन केनाल जिले में है। और संबलपुर तो खैर खुद एक जिला भी है। क्लियर हो चुका है। चलिए, और अगर संबलपुर में देखेंगे तो जगह का नाम है रामपुर हिंगिर। संबलपुर की अगर आप बात करेंगे तो रामपुर हिंगिर, रामपुर हिंगिर, ये संबलपुर में। क्लियर है। और तालचेर तो खैर है ही। और तालचेर जिस जिले में मैंने आपको बता दिया, ये धेन केनाल जिले में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोयले के सारे उत्पादक क्षेत्र हैं। और ये जनरली ये सारे नाम आपसे पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये सारा कवर रखना है ताकि आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
लिखिए सभी, आप सब अच्छे से इसे उतार लेंगे। और देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोयले वगैरह क्या ये सारा इंपॉर्टेंट है और जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके अगला है हमारा गोदावरी घाटी क्षेत्र। गोदावरी घाटी क्लियर हो गया। अच्छा, अब गोदावरी घाटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें खासकर हमें तेलंगाना के एरिया को देखना है। इसमें हमें किस एरिया को देखना है बच्चे? तेलंगाना। क्लियर है। जनरली गोदावरी घाटी में हम तेलंगाना के बेल्ट को देखते हैं, जो कि कोयले के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो करीमनगर, खम्मम और वारंगल, करीमनगर, खम्मम और वारंगल, तेलंगाना में अगर हम देखेंगे तो करीमनगर, खम्मम और वारंगल। करीमनगर, खम्मम और वारंगल ये बहुत ही क्या है, फेमस है। खम्मम में सिंगरेनी है जो कि महत्वपूर्ण है। खम्मम में ही नाम है सिंगरेनी, ये आप याद रखेंगे कि खम्मम में एक नाम है सिंगरेनी। सिंगरेनी क्लियर है। ये अगर कभी नाम आए तो आपको परेशानी नहीं होगी। सिंगरेनी, ये सिंगरेनी बहुत ही फेमस है। एक और जिले में भी है, आदिलाबाद में। क्लियर है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आदिलाबाद में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसका नाम हम कहते हैं, एक नाम जैसे मैं बता आपको, तंदूर और सस्ती। आदिलाबाद में दो नाम है, एक है तंदूर और दूसरा है सस्ती। क्लियर है। तो ये हमें क्लियर करना, पता नहीं वो आपसे क्या पूछे तो आपको परेशानी होगी। ये फेमस है सिंगरेनी, तंदूर, सस्ती, आदिलाबाद, वारंगल एंड करीमनगर। ठीक है, चलिए फिर हम वर्धा घाटी क्षेत्र में चलते हैं। वर्धा घाटी क्लियर है। अब वर्धा घाटी की अगर बात करेंगे तो इसमें हम जनरली किसकी बात करते हैं? यहाँ हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। क्लियर है बच्चे, ये आप भूलेंगे नहीं कि वर्धा घाटी में हम किसकी बात करते हैं। तो वर्धा घाटी में हम बात करते हैं खासकर महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में कौन कौन है? चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर। चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल। क्लियर है। ये सब महत्वपूर्ण आपको कोयले के क्षेत्र है, याद रखिएगा। वर्धा घाटी क्षेत्र में हमने महाराष्ट्र की बात की, चंद्रपुर, नागपुर और यवतमाल, यहां पर आपको ये चीजें मिलनी है। ओके, अच्छा, और जो एरिया भी मैं आपको बता देता हूं, यवतमाल में आपको बल्लारपुर और नागपुर में कामपटी। ओके, नागपुर में जो क्षेत्र है उसका नाम है कामपटी और यवतमाल जिले में है उसका नाम है वेल्लारपुर। अगर कभी ऐसे लोकल नाम भी पूछेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कामपटी है, वेल्लारपुर। क्लियर हो चुका है। ये फेमस भी है ये जगह। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला है सतपुरा कोयला क्षेत्र, वहां भी आ जाते हैं। अब सतपुरा कोयला क्षेत्र में हमें देखना है
तो सतपुरा जो कोयला क्षेत्र है इसमें महापानी, एक मध्य प्रदेश का ही जगह है बच्चे, नरसिंहपुर में, वो बहुत ही फेमस है। क्या नाम है? महापानी। तो ठीक है, महापानी, महापानी है ये मध्य प्रदेश में, नरसिंहपुर जगह है, वहां पर है ये महापानी। ये आपके लिए भी फेमस है। ठीक उसी तरह एक और जगह है घोरबारी। घोरबारी यह भी महत्वपूर्ण कोयले का उत्पादक क्षेत्र है, घोरबारी, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर एक और है पाथरखेरा, वो भी इंपॉर्टेंट है, पाथरखेरा, पाथरखेरा। ये कुछ महत्वपूर्ण आपको माइंस है यहाँ पर सतपुरा क्षेत्र में। महापानी जो मध्य, ये सब मध्य प्रदेश में ही है सारे, महापानी, धोरबारी और पाथरखेरा। क्लियर हो चुका? चलिए अगला है राजमहल क्षेत्र, जहां कोयले का पता चला है। मैंने आपको दक्षिण भारत के पठार में ये पढ़ाया है, आप वहां रिवीजन कर लेंगे। राजमहल क्षेत्र ना, अब जो राजमहल क्षेत्र हम उसकी बात करें बच्चे, याद रखिएगा ये झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर है और ललमटिया यहाँ का प्रमुख खनन क्षेत्र है। प्रमुख खनन क्षेत्र का नाम है ललमटिया। ललमटिया क्लियर है? ये उत्तर पूर्वी आपको झारखंड में है। ललमटिया यहाँ का जो है प्रमुख खनन क्षेत्र है। और याद रखिएगा यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको जानना है। ओपन कास्ट माइनिंग यानी ज्यादा खान अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ओपन कास्ट माइनिंग में यहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये जो है बच्चे बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। खासकर ये ललमटिया क्षेत्र जो है, और ये कहाँ पर है आपको, राजमहल, उत्तर पूर्वी। ठीक है, क्लियर हो चुका? अच्छा, भारत में ये मैकेनाइज्ड खुली खदानों से जो कोयला निकालने की टेक्नोलॉजी जो है बच्चे, लगभग 80% कोयला जो है ओपन कास्ट से ही निकाली जाती है। याद रखिएगा कि भारत में लगभग 80% कोल, 80% जो प्रोडक्शन है वो इसी ओपन कास्ट माइनिंग से ही हो रही है, क्योंकि अब ये बहुत ही प्रचलन में आ चुका है। क्लियर है? चलिए अब जरा इसके रिजर्व की बात कर लें। संचित भंडार, संचित भंडार, रिजर्व। क्लियर है? संचित भंडार के बाद हम फिर प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो संचित भंडार अगर आप देखेंगे तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, क्लियर है बच्चे? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, चलिए क्लियर हो चुका? अच्छा, अब हम जरा इसके उत्पादन की बात करें, हम प्रोडक्शन की बात करें कोयले का। अगर आप इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ये सब प्रोडक्शन पे हमारे, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है, कोल के आपके प्रमुख उत्पादक है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कोयले को देख सकेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आपको मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप करंट डाटा को हमेशा चेक करते रहेंगे कि क्या रिजर्व में, प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग आई है। और इसके लिए आप इंडियन मिनरल ईयर बुक का सहारा ले सकते हैं। इंडियन मिनरल ईयर बुक, क्लियर है? और सारी चीजें आपके पास रहेंगी। पूरी बात समझ में आ चुकी है? थैंक यू क्लास।